चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विद द कोट अचीव एक्सीलेंस विद फोकस्ड प्लानिंग। मतलब कि अगर आपको बहुत अच्छे से कुछ चीज़ अचीव करनी है तो आपकी प्लानिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए। इसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत से मैसेज मुझे मिले थे, क्योंकि आपका जो एस्टेट एग्जाम आने वाला है जो फरवरी के अंदर में कमेंट्स है, आपके पास में लगभग 30 डेज बचे हुए हैं। तो आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, किस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट्स को लेकर चलना चाहिए, किस तरह से आपके नॉन टेक और टेक्निकल पोर्शन को लेकर चलना चाहिए। देखिए, आपके दोनों ही पोर्शन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। हमें टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस इसलिए करना होता है क्योंकि जब आप स्क्रीनिंग की तरफ में जाते हैं, ये तो आपका क्या हो गया, एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। मतलब आपने 90 मार्क्स लिए, आप क्वालिफाई हैं, यू कैन सिट ऑन द स्क्रीनिंग एग्जाम। तो स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें टेक्निकल पोर्शन बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है। तो हमें अभी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, अपने जो 30 डेज बचे हुए हैं इसी को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से सारी एक एक चीज़ के बारे में मैं बात करूंगा कि क्या आपका जो पैटर्न होना चाहिए, कि आपका शेड्यूल होना चाहिए, उन्हीं चीज़ों को लेकर बात करें। पहले तो छोटा सा एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि आपके बेसिकली इन एग्जाम्स के अंदर में होता क्या है, आपका क्या एस्टेट एग्जाम क्यों कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि वे पीजीटी लेवल पर पढ़ाने के लिए हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी है, और क्वालिफाई करने के बाद में हमें स्क्रीनिंग में बैठना जरूरी है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि जो एग्जामिनर ने पैटर्न चेंज कर दिया अपने क्वेश्चन डिजाइन करने का। मान लो कि उसको कोई भी क्वेश्चन डिजाइन करना है, लेट सपोज कि वर्क एनर्जी पावर के ऊपर में उसको कोई क्वेश्चन डिजाइन करना है, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आजकल। वो क्या कर रहा है, उसके साथ में दो तीन चीज़ों को लिंकअप कर रहा है। जैसे आप देखेंगे कि इसके अंदर में वो काइनेमेटिक्स भी डाल देगा, इसके अंदर में वो एनएलएम भी डाल देगा, इसी के अंदर में आप फ्रिक्शन के क्वेश्चंस भी जो है वो देखेंगे। तो कहीं ना कहीं वो तीन चार चीज़ों को मिला के आपसे क्वेश्चन जो है पुटअप कर रहा है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो शेड्यूल करनी पड़ेगी। तो आपका यही एक एग्ज़ाम है जिसके बारे में हम जो बता रहे थे कि आपका पीजीटी लेवल पे पढ़ाने के लिए इसका बेसिकली होता है। स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके उस तैयारी के अंदर में थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। तो वो सुधार क्या क्या आप लोग को करने हैं, किस तरह से आपको हाईली मोटिवेटेड रखना है अपने आप को, उसी के ऊपर में हम थोड़ा सा इसके एक एक चीज़ एक एक पॉइंट को लेकर आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपका वही होता है कि आपकी कुछ जनरल स्टडीज आती हैं, पैडागोगी आती है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो अपनी फिजिक्स आती है, जो हम पीछे लगभग एग्जाम्स के अंदर में देखते हुए आए हैं। तो अब आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, कैसे आप लोगों को इसके अंदर में अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो जनरल स्टडीज़ में मैं बात करूं तो आपके नॉर्मल जो हरियाणा जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आते हैं। देखिए, ये भी अच्छा खासा आपका वेटेज रखें, 90 मार्क्स के क्वेश्चन ये आते हैं। तो हरियाणा जीके आप अगर डेली अपडेट रहेंगे अपनी जो आसपास के एरिया में हो रही हैं जो चीज़ें, या फिर न्यूज़पेपर, या फिर जो हरियाणा सीएमओ की साइट है, मतलब जो अगर ट्विटर हैंडल देखेंगे आप सीएमओ का, और जो भी हमारी डिप्रो होता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है, एक सेंट्रल भी होता है जो हमारा पूरे हरियाणा राज्य का देखता है। तो वो आप फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे जो भी अपडेट आती हैं पिछले 6 से 7 महीने की, बिल्कुल उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अगर आप लोगों ने पीछे ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा भी होगा कि क्वेश्चन वहीं से आप लोगों को मिलेंगे। तो आपको हरियाणा जीके के लिए ज़्यादा मतलब जो करंट अफेयर्स हो, बेसिकली जीके तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, मैं करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर के लिए आपको कहीं ना कहीं इसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपका। रीजनिंग देखो, ज़्यादा बड़ी रीजनिंग इसके अंदर में नहीं आती है, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। जैसे आप लोग सिटिंग प्लानिंग के बारे में देख लें, या फिर जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती हैं उनके बारे में देख लीजिए। तो अच्छे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आराम से आप इनको कवर कर लेंगे, थोड़ा बहुत भी आप इनके बारे में जान जाएंगे। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड थोड़ा सा लेवल होता है इनका, क्योंकि आप इसके अंदर में देखेंगे तो मेन पोर्शन जो हमें इसके अंदर में रेडी करना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज जो होती है ना वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है मैथ्स के अंदर में। अगर आप क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की तरफ में जाते हैं तो आपके क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में जो आपकी परसेंटेज है उसके साथ में लिंकअप होते हैं आपके प्रॉफिट लॉस हो गया है, परसेंटेज चैप्टर हो गए हैं, सिंपल इंटरेस्ट हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं 4 5 टॉपिक्स को ये लिंकअप करती है। अगर आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया तो डेफिनेटली आपके मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से आपके आ जाएंगे। फिर तो छोटा मोटा अर्थमेटिक बचता है, वो तो इजीली आप लोग अपने जो 10th क्लास तक की जो आपने मैथ पढ़ी है उसी से आप लोग इसको कवर कर लेंगे। अब बात करें, जब पैडागोगी की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि जो उसके अंदर में टीचिंग मेथड्स आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है, उनके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है जब वो पढ़ने आता है, और जब आप उनको पढ़ाएंगे, तो आप कभी भी कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पैटर्न से कीजिएगा कि मैं प्रैक्टिकली कैसे इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। अगर मैं क्लास के अंदर में जा रहा हूँ, मेरे सामने 50 बच्चे बैठे हैं, हर किसी की अपनी अपनी साइकोलॉजी होगी, अपने अपना माइंड सेट होगा, तो मुझे उनके माइंड सेट को पढ़ के
उनको कैसे मैं अपने टॉपिक को पढ़ा पाऊँ, कैसे उनके दिमाग के अंदर मैं चीज़ों को फीड कर पाऊँ। हो सकता है कि कोई एक बार में सीख जाए, हो सकता है कि एक बच्चे को बार-बार आप पढ़ाएँ तो भी ना सीखे वो। तो कहीं न कहीं हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए इन चीज़ों का, जब भी आप इन चीज़ों को स्टडी करें। किताबी ज्ञान हर कोई ले रहा है, लेकिन आप अगर एग्ज़ाम के अंदर में थोड़ा-सा पीस ऑफ माइंड के साथ में ये सोचेंगे कि भई मेरे क्लास में अगर ये बच्चा होता, तो मैं कैसे इसको पढ़ाती या पढ़ाता? तो उस लेवल से आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। उसी तरह से असेसमेंट टेक्निक्स, कैसे आप बच्चे को असेस करेंगे, ये सारी टेक्निक्स पेडागोगी के अंदर में आप लोगों से पूछी जाती है एग्जाम के अंदर में। आजकल सब्जेक्ट पेडागोगी भी आने लगी है, तो सब्जेक्ट पेडागोगी वो ये कि भाई फिजिक्स के कोई भी चैप्टर को, जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको एक ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ाना है, लेट अस सपोज प्लेन मिरर ये आपको पढ़ाना है, तो कैसे आप बच्चों को समझाएंगे कि प्लेन मिरर क्या है, कैसे उसका डिजाइन किया गया, कैसे बनाया गया वो। ये तो सबको पता है कि रिफ्लेक्शन होगा, लाइट आएगी जाएगी, सेम प्लेन होंगे। भाई पहले उसके दिमाग में फीड तो करो, व्हाट इज प्लेन मिरर, व्हाट इज कॉनकेव मिरर, व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। फिर उसी तरह से लेंसेज के बारे में बात कर लो। तो ये चीजें उसको क्रिस्टल क्लियर होंगी, तभी तो वो उनके अंदर में घुसेगा वो सीखने के लिए। जब तक उसको पता ही नहीं है किसी चीज का, भाई बच्चे को आपने स्कूल के अंदर में डाला, उसको एबीसीडी ही नहीं पता है, तो वो कैसे आगे की जो स्पेलिंग्स है उनको सीख जाएगा, नहीं सीख पाएगा ना। तो उसके लिए उसका बेस तैयार करना जरूरी होता है, और बेस तभी तैयार होता है जब आप उसको बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों की तरफ में लेके जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से पैडागोगी का भी यही खेल होता है कि आप बच्चे की साइकोलॉजी को देखो, कैसे आप अपनी टीचिंग स्किल को वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, वो सारा कुछ इसके अंदर में होता है। अब बात करें फिजिक्स के अंदर में, जो कि लास्ट टाइम के ऊपर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ के जाना चाहिए, उनके बारे में मैं डिस्कस करूं, क्योंकि फिजिक्स तो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। आप सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर में कवर नहीं कर सकते, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंदर में आपने देखा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, जिसके अंदर में आपका कवर होता है काइनेमेटिक्स हो गई है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गए हैं, और फिर आप देखेंगे इसके अंदर में आपके फ्रिक्शन हो गया है, और वर्क एनर्जी पावर हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बॉक्स है, जिसके अंदर में क्वेश्चंस का पिटारा है। अब मैं हाथ डालूंगा इस पिटारे में और कोई भी क्वेश्चन मैं निकाल के ले आऊंगा, लेकिन एक शर्त आजकल एग्जामिनर ने ये डाल दी है, भाई मैं उस पिटारे में से दो तीन चीजों को मिला के फिर मैं क्वेश्चन निकालूंगा। तो ये उसकी साइकोलॉजी है आजकल, जो एग्जामिनर है उसकी ये साइकोलॉजी है कि मैं तीन चार टॉपिक को उठाऊंगा और क्वेश्चन जो है वो मैं उसके अंदर में पोस्ट कर दूंगा। और यहीं पर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं, वो घबरा जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन जानते हैं, लेकिन आपने तीन चार चीज़ों को लिंक करके पूछ लिया, तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों से बचना चाहिए, अपनी तैयारी को इस लेवल पर लेकर जाना चाहिए कि हम चीज़ों को जोड़ना सीख सकें। आपको लेवल वाइज चलना चाहिए, बेसिक टू एडवांस लेवल। जब आप इस बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ में जाएंगे, तो आप बहुत बखूबी तरीके से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। इसी के साथ में मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि फोटोनिक्स ऐप है हमारी, उसके ऊपर में हमने कंप्लीट कोर्सेज जो है लॉन्च किए हुए हैं। आपके एस्टेट एग्ज़ाम हो, सीटेट एग्ज़ाम हो, या फिर सॉरी केवी के एग्ज़ाम हो, या एनवी एग्ज़ाम हो, या डी ट्रिपल एस बी की, हमने पूरा के पूरे कोर्सेज के अंदर में फिजिक्स से रिलेटेड, मैं सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो यहाँ पर वीडियोस बनाए हुए हैं। आपके बेसिक लेवल हो, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें उसके अंदर में मैंने कवर करी हैं। आप उसके अंदर में देखेंगे तो लगभग 400 घंटे की हमारी क्लासेज हैं, 5000 से ज़्यादा उसके अंदर में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, 150 से ऊपर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी उसके साथ में इंक्लूड रहती है। तो जो भी जुड़ना चाहता है बड़ी खूब खुशी के साथ में जुड़ सकते हैं। हमारी फोटोनिक्स ऐप है, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी आपको कोई डेमो लेक्चर देखने हैं तो आप यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं फोटोनिक्स का। इसी तरह से आप जाके देखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये भी अच्छा खासा एक टॉपिक है। जो फिर आते हैं हम ट्वेल्थ के कुछ चैप्टर्स के ऊपर में। आजकल ट्वेल्थ के जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी वेटेज लेके आ रहे हैं, उसके अंदर में भी आप इंक्लूड करके देखें तो, जैसे मैं ऑप्टिक्स की बात करूं, वेव्स की बात करूं, तो आप अगर एक लिंक करके देखें, एक यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि जैसे मान लो मेरे पास में एक चैप्टर है वेव। अब वेव आपको पढ़ानी है या आपके एग्जाम के लिए तैयार करनी है। तो वेव अगर आपने तैयार कर ली, तो इसके साथ-साथ में कौन-कौन से चैप्टर आपके तैयार हो जाते हैं? सबसे पहला तो चैप्टर आपका तैयार होता है वो एसएचएम हो जाता है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर दूसरा आप इसके अंदर में जाके देखेंगे तो आपका दूसरा टॉपिक जो तैयार हो रहा है, वो है आपका साउंड। साउंड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा जो आप देखेंगे, तो ये कहीं न कहीं ऑप्टिक्स चैप्टर को भी
तैयार कर देता है आपके। तो आपने देखा कि 3-4 चीज़ों के साथ में आजकल एग्ज़ामिनर जो है वो जुड़ा हुआ है, जो हमारे टॉपिक्स हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर आपने वेव की एक अच्छे से फीलिंग, एक माइंड के अंदर में क्रिस्टल क्लैरिटी डेवलप कर ली कि वेव मूव कैसे करती है, कौन-सा पार्टिकल उसका मूव कर रहा होता है, और वेव की एनर्जी का फ्लो होता है या पार्टिकल का फ्लो होता है। जब तक आप इन पॉइंट्स को नहीं समझेंगे, वेव के टॉपिक को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये वेव का अगर टॉपिक आपका जो है खराब हो गया, तो आपके डेफिनेटली ये जो चैप्टर्स हैं, ये आप स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे। मैंने देखा है ज़्यादातर कि यहीं पर आप लोग घबराते हैं, क्योंकि वेव्स के चैप्टर्स को विजुलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और अगर जिसके विजुलाइजेशन आ गया, तो वो ये समझ लो कि ये टॉपिक्स के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो डेफिनेटली करके जाता है। क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे, इस पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो यही है कि इंटरफेरेंस है या फिर डिफ्रैक्शन है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। कहीं ना कहीं वो मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब चीज़ें बनाती है। तो ये यही तो चीज़ें इनके अंदर में होती हैं, चाहे साउंड देख लो, ऑप्टिक्स देख लो, एसएचएम देख लो, ये सब चीज़ें तो चलता है इसके अंदर में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसी को मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पर कि आपके ऑप्टिक्स और वेव चैप्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स भी कई तरीके से आजकल पूछ रहे हैं। आप स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड देखेंगे, या फिर थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के बारे में बात करेंगे, या फिर साइकिल्स के बारे में बात करेंगे, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यही नहीं, आपके 12th लेवल तक का नहीं, मतलब 11-12th लेवल का नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल पर भी इस टॉपिक को लेके जाता है। बाकी टॉपिक्स को नहीं लेके जाएगा, आपके ऑप्टिक्स को नहीं लेके जाएगा, वेव्स को थोड़ा सा लेके जाता है ये। क्योंकि आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन को ये यहाँ पर जोड़ता है। यहाँ पर जोड़ने के बाद में फिर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, और वहीं आप घबरा जाएंगे, स्क्रोंजरी क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया उसने। अल्टीमेटली है क्या, वो वेव का बेसिक ही तो है। अगर आपने वेव के बेसिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आप लगा लोगे। उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स को भी थोड़ा सा ये एडवांस लेके जाता है। आप मैकेनिक्स देखेंगे, मैकेनिक्स को ये एडवांस नहीं लेके जाएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, उसको भी ऊपर नहीं लेके जाएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब जो हमारे ये आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए हैं, पोटेंशियल आ गए, कैपेसिटेंस आ गए, ये सब चीज़ें इसके अंदर में इंक्लूडेड होती है। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को दो लेवल पे पढ़ाते हैं। एक हमारी होती है जो इलेक्ट्रोस्टैट होता है, और फिर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैट 2 के रूप में देखते हैं, जहाँ पर हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ाते हैं। पूरा मैंने डिटेल अपने वीडियोस के अंदर में बनाया हुआ है ऐप के ऊपर में। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे क्वांटम फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए, क्वांटम फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका 12th लेवल पे थोड़ा सा कम रहता है। ये ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स होते हैं, वो क्वेश्चन ये ज़्यादातर उठाता है। तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपको इसको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि आपने एग्जामिनर की अगर थोड़ा माइंडसेट देखा होगा, या पेपर के थोड़े पैटर्न को पीछे एनालिसिस किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन 3 लेवल के आते हैं। पहला तो रहता है हमारे पास में जो इजी लेवल होता है। इजी लेवल लगभग आप देखेंगे 60% तक आपको क्वेश्चन इजी लेवल के मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर में। अब थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। मीडियम इन द सेंस, थोड़े से 2-4 टॉपिक्स को इंटरलिंक करके पूछ लिया, या फिर थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन को उठा के ले आया, तो ये कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे 30 to 35% मिलते हैं। अगर आपके मान लो 60 क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि अब तो थोड़ा पेडागोगी इसके अंदर में डाल दिया है, तो थोड़ा सा उसके अंदर में जो वेटेज है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटी हम ये देखें कि इतने क्वेश्चन परसेंट हमारे पास में रहता है, और फिर थोड़े से हाई या फिर क्रिटिकल लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर में। अब ये जो बच गया हमारे पास में 10% हो गया, या फिर लगभग हमारे पास में 5% कम है, अगर 10 to 5% हमारे क्रिटिकल थिंकिंग के होते हैं। अब क्रिटिकल थिंकिंग के जो क्वेश्चन है वो 100 में से 10 या 20 बच्चे कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो या तो आपके ग्रेजुएशन लेवल के देखे आते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं, और वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपके नेट लेवल के क्वेश्चन वो उठा कर लेके आता है। अब हमारे पास में नेट लेवल की इतनी अच्छी तैयारी है नहीं, क्योंकि हम तो कर रहे हैं एस्टेट की तैयारी, जिसमें हम 11 12 के रट्टे मारे जा रहे हैं। सिर्फ रट्टे मार रहे हैं, क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं उनके। तो अब वहां से आप क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस को नहीं सोल्व कर पाएंगे, डेफिनेटली सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम के अंदर में कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। ज़्यादा टाइम इनके ऊपर में अपना खर्च ना करें, क्योंकि आपको अपने इन दो लेवल्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आप अगर छूटता भी है, तो आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं नॉन टेक पोर्शन है वो इसको कवर अप कर लेगा।
लेकिन अगर आप कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है आपके लिए। आप उस लेवल के प्रिपेयर कर रखे हैं तो सबसे बढ़िया है ये। ठीक है, ये मैं लेवल बताया आपको एग्जाम्स के अंदर में, 3 लेवल से आपको एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब बात करें कि 30 डेज का हमारा प्लान क्या होना चाहिए। इसी चीज़ का इंतजार था हमें। तो सबसे पहले तो भाई आपको अपना जो अभी बचे हुए टाइम, वीक 1 में अगर मैं आज से लेके देखूं, तो आपको अपने सिलेबस जो है वो इस वीक में पूरा का पूरा कर लेना है। मतलब आप एक बार क्विक रिवीजन कर लो पूरे के पूरे टॉपिक, आपकी 11th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो। भाई तैयारी तो आप दिसंबर का सेट करके भी कर चुके थे ना, तो वही उसी को तो थोड़ा सा और रूप देना है, बस उसको थोड़ा सा कर लो। आपका एक वीक आपका सेट हो गया। फिर आप अपना जो है वीक 2 वो कंप्लीटली प्रैक्टिस पे लगाओ, रिवीजन पे लगाओ। अब प्रैक्टिस और रिवीजन करना किस चीज का है, ये बात आ जाती है। तो भाई प्रैक्टिस करो जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और रिवीजन किसका करना है, जो रिवीजन आपने पढ़ा है उसका बार बार, चाहे उसके फॉर्मूलाज हो चाहे उसके कॉन्सेप्ट्स हो, छोटे 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 शॉर्ट नोट्स बना लिया करो भाई पढ़ते टाइम। बहुत बेनिफिशियल होते हैं वो लास्ट टाइम के अंदर में। आगे जब मैं स्लाइड्स में बात करूंगा तो उसकी भी इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। बुक की बात करें, बहुत सा आप लोगों को रहता है कि कहाँ से कौन सी बुक से करें। भाई सिंपल मैं बता रहा हूँ, बहुत से क्वेश्चन इस बुक से रिपीट भी मिले हैं, एज इट इज़ भी के एग्जाम्स में देखने को मिले हैं, स्टेटमेंट भी वैसे की वैसी उन्होंने एग्जामिनर ने डाली है। तो एक बुक आती है यूबीडी, मैं किसी बुक का यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बुक अच्छी लगी थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर में जो हमारे पास यूनिवर्सल बुक डिपो की आती है, मोटी बुक होती है, काफ़ी महंगी भी आती है, तो जो अफोर्ड कर सकता है ले लें। नहीं कर सकता है तो आप देखेंगे प्ले स्टोर पे भी इसका एक ऐप मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अवेलेबल है वहाँ पे क्वेश्चंस, लेकिन वो अपडेटेड नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे होते हैं। इसने टॉपिक वाइज सभी चैप्टर्स को जो है कवर किया हुआ है। ठीक उसी तरह से आप वीक 3 जो आपका आएगा, जो आप माने कि हमारे एग्ज़ाम से ये मानो कि 26 तारीख के बाद का जो है, उसके अंदर में आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ। अब बात आई कि मॉक टेस्ट का करें कैसे। देखो, मॉक टेस्ट लगाना और उसके नंबर देख के सो जाना, यही फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता है। आपने अगर मॉक टेस्ट लगाया है तो उस मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना चाहिए। अगर मान लो आपने 2 घंटे एग्जाम देने में लगाए हैं, तो आपके कम से कम 3 घंटे उस एग्जाम को एनालिसिस करने में लगने चाहिए कि मैंने क्या सोच के क्या अप्रोच रखी थी इस क्वेश्चन को करने में, और जो मेरे को सॉल्यूशन दिया गया है उसमें क्या अप्रोच है। तो ये जब आप थोड़ा सा माइंड सेट करेंगे ना अपना, कि मैं किस अप्रोच से जाऊं और मैंने कहाँ गलती करी है, वो एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन हर कोई लगा लेगा, आपके 100 नंबर हैं, 100 नंबर में से आपने लगाए, करते गए करते गए करते गए, आपके मान लो 90 नंबर आ गए। ठीक है भाई, 90 नंबर आ गए, बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर दोबारा से गो थ्रू उस एग्जाम से होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ना सीखने को मिलेंगी उसके अंदर में। छोटे 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 पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करी होंगी, लेकिन आपका गुड लक अच्छा था, या आपका नॉलेज लेवल अच्छा था, या फिर आपका ऑरा ऐसा था कि आपका वो क्वेश्चन सही हो गया। तो उन छोटे छोटे पॉइंट्स को, जो आपकी गलतियां थी, उनको आप नोट डाउन करो अपनी बुक या नोटबुक के अंदर में, उसको लिखो। तो इसीलिए मैंने बताया कि आपके मॉक टेस्ट के 2 पोर्शन होने चाहिए हमेशा। पहले तो उसको अटेम्प्ट करने का, लेकिन लोगों में क्या होता है कि पेशेंस नहीं होता है, वो क्या कर देते हैं, तुरंत किया अटेम्प्ट, अरे छोड़ो बंद करो, छुट्टी, लाइब्रेरी में बैठे हैं, ठीक है बंद कर दो भाई, खुश हो गया मैं, मेरे 100 में से 90 नंबर आ गए। अरे भाई वो नंबर किसी काम के नहीं है जब तक तुमने उसको एनालिसिस नहीं किया है, किस लेवल से क्वेश्चन उसके अंदर में डाले गए थे। आप वो लेवल समझना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपके सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएंगे। लेवल सोचो, आप एग्जामिनर के दिमाग को सोचो। बार बार कहता हूँ, आप इतने मैच्योर हैं कि आप इजीली समझ सकते हैं किस माइंड सेट के साथ में एग्जामिनर सेट करेगा क्वेश्चन को, क्या सोच के उसने क्वेश्चन डाला होगा। आप एग्जाम के अंदर में बैठे हैं ना, वहां पर भी आप थोड़ा बहुत सोच लगाएंगे अपनी, तो आप कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। एग्जामिनर चाहता है आप गलती करें उसके अंदर में, वो गलती का एक स्कोप भी देता है उसके अंदर में, लेकिन आप उस गलती के स्कोप से हट के अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ में लेके जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो आपका दूसरा इसके अंदर में पोर्शन क्या होना चाहिए, जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, पहले तो आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, और दूसरा उसको एनालिसिस करें। तो एनालिसिस इज द मस्ट पार्ट ऑफ दिस मॉक टेस्ट।
ठीक है। अब लास्ट मंथ आ गया, लास्ट वीक आ गया अपना। अब लास्ट वीक के अंदर में क्या करेंगे, तो लास्ट वीक में हम अपनी तैयारी को फाइनल टच देंगे। अब फाइनल टच के अंदर में क्या, कि जितना भी मैंने पीछे पढ़ा था, मेरा दिमाग के अंदर में अगर मैं सो भी रहा हूँ तो मेरे माइंड के अंदर में वो चीज़ें चलनी चाहिए, मेरे माइंड के अंदर में फॉर्मूला चलने चाहिए, टॉपिक्स के इंटरलिंक चलना चाहिए, किसका क्या सीक्वेंस होता है, किसके बाद में क्या सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस बहुत अच्छे से चलना चाहिए। तो वही हमारी असली तैयारी होती है, फाइनल टच वही होता है कि आपके दिमाग में फालतू के ख्याल ना आके, नेगेटिव ख्याल ना आके, सिर्फ पॉजिटिव आप सोच रहे हैं, यही चाहिए होता है इसके अंदर में, एंड नथिंग एल्स। वही हमारा फाइनल टच होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अब डेली का क्या रूटीन रखें भाई, कैसे तैयारी करें। आपने बता तो दिया क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, थोड़ा सा रूटीन भी बता दो। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। फिजिक्स पढ़ लो भैया आप सुबह, जो भी उसकी थ्योरी है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, सुबह सुबह कर लो। क्यों करना के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका मॉर्निंग में क्या होता है, माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। आपका माइंड फ्रेश है, आप इजीली क्वेश्चंस को सोच पाएंगे, लॉजिकली दिमाग के अंदर में सेट भी कर पाएंगे। तो मॉर्निंग टाइम आप हमेशा अपनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और थ्योरी को दीजिएगा। सेकेंडली, आप आफ्टरनून के अंदर में, दोपहर में लंच वंच करने के बाद में थोड़ा जर्नल स्टडी और पैडागोगी पढ़ लो, ताकि आपका माइंड जो है थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। ये तो सिर्फ रट्टे मारने की चीज़ें होती हैं, और कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगता भी है, कुछ नई चीज़ों के बारे में हमें पता भी लगता है इससे, तो वो आफ्टरनून में आप कर लो। नेक्स्ट आप इवनिंग के अंदर में देखेंगे, इवनिंग में हम इतना रट्टे मार नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, किसी चीज़ को क्रैम नहीं कर सकते हैं। तो वो टाइम आपको यूटिलाइज करना चाहिए मैक्सिमम प्रैक्टिसिंग के लिए। तो इवनिंग में आप लगा लो, अपने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको लगाओ, ज़्यादा नहीं है, जितने भी हैं उनको लगाओ। अदर देन दिस आप फॉलो कर सकते हैं जो आपके जो नीट एग्ज़ाम होता है, जो मैंने बुक पीछे बताई थी ना, उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नीट के एग्जाम्स के क्वेश्चन जो हैं उनको आप लगा लो, मोर देन सफिशिएंट है वो आपकी इस प्रिपरेशन के लिए, आपके स्टेट के एग्जाम से। और जब सोने जा रहे हैं तो भाई सामने जो है आपके फॉर्मूले होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप टाइप में। मैंने जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारे के सारे जो माइंड मैप्स है वो मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम जो टेस्ट हमने वहाँ पर कर दिए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा सारे के दोबारा एक बार इस वीक के अंदर में मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँ। तो ये हमारा डेली प्लान थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए भाई। नहीं करेंगे ना तो फिर अगले साल दोबारा से इन्हीं महीनों के अंदर में, दिसंबर के अंदर में, नवंबर के अंदर में किसी ना किसी का वीडियो देख रहे होंगे कि व्हाट इज़ द 30 डे स्ट्रेटेजी फॉर द प्रिपरेशन। कोई भी बता के चला जाएगा, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, कोई फायदा नहीं होगा उसका। अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट आपको करना है। जो बता रहा है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने आप में सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं सेटल्ड है, तभी आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ में आपको बता रहा है वो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे लो और ईमानदारी से तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। नहीं करोगे ना तो भाई मेरे साल दर साल बर्बाद होते चले जाएंगे आप। चलिए थोड़ा सा फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए मैं टिप्स दे देता हूँ, क्योंकि मेनली हमारा चैनल फिजिक्स को फोकस करके बनाया गया है। तो क्या है, आपको सबसे पहले तो अपने जो कोर टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, गायब हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, आप लोगों को समझाना है इसलिए। नेक्स्ट, फॉर्मूला मिस्ट्री, जो भी आपकी फॉर्मूला सीट है उसको डेली आप बना लीजिए। मतलब फॉर्मूले जितने भी हैं मैंने माइंड मैप ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, फिर दोबारा प्रोवाइड कर दूंगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका टाइम सेव होगा। लेकिन फिर भी उसके अंदर में कुछ चीज़ आपको लगता है कि नहीं हमें ज़रूरत है इसकी, तो आप लोग वो बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखो मैं आपको बताया था कि आजकल एग्जामिनर का माइंडसेट ये भी है कि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, कि उसकी एप्लीकेशन क्या होगी। भाई आप एक बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, अब उसको ये तो है नहीं कि मैंने फॉर्मूला पढ़ा दिया F इजकल टू एम ए, सबको पता है ये फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। भाई उसका इम्प्लीमेंटेशन तो बताओ, व्हाट इज एक्सेलेरेशन, व्हाट इज मास। आजकल तो आधे तो लोग मास और वेट के अंदर में कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं किस तरह का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बन गया है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है उनको। ठीक उसी तरह जब मैं एनर्जीज की बात करता हूँ, तो आपने सबने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी है, इसका पोटेंशियल डिफाइन कर दो, ये कर दो। भाई पहले ये तो बताओ मुझे कि मैं किस फोर्स की
पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकता हूं। तो ये जब तक मुझे नहीं पता होगा, ये बेसिक्स नहीं पता होगा, कैसे मैं पढ़ा दूंगा बच्चे को, कैसे उसका माइंडसेट जो है वो मैं चेंज कर पाऊंगा। तो वही एग्जामिनर की सोच है कि जो एग्जाम देने आ रहा है, स्टेट के एग्जाम के अंदर में जो बैठने वाला है, उसकी एटलीस्ट इतनी तो सोच हो कि वो प्रैक्टिकली सोच सके उस टॉपिक के बारे में जो बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो ट्राई करने चाहिए। कहाँ से मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन? स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एस सी वर्मा आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर में एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन ज़्यादातर रखते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल होता है, लेकिन आपको जो जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लगे, नो डाउट आप उनके सॉल्यूशन देख के सोल्व करो, लेकिन आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा, जो आपका सोचने का दायरा है ना वो थोड़ा खुलना स्टार्ट होगा। और वही तो हमें चाहिए। जब हमारा सोचने का दायरा खुलने लगेगा तो हम डेफिनेटली एप्लीकेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम वो इजिली हैंडल कर पाएंगे। टॉपिक प्रायोरिटाइज करना है अपने को, जो हमारे हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं, जैसे अभी मैंने पीछे आपके साथ में डिस्कस किए थे, कौन कौन से हैं? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये सारे हाईली वेटेज क्वेश्चन होते हैं। अब किसी का ये भी होगा जी, बचा क्या फिर इसके अंदर में, बहुत टॉपिक्स बच गए हैं भाई, लेकिन आप इतने को भी अच्छे से कर लेंगे ना तो सफिशिएंट है आपके लिए। मॉडर्न फिजिक्स आजकल बहुत अच्छा खासा वेटेज रख रहा है, ट्वेल्थ लेवल के काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर में आते हैं, तो ट्वेल्थ लेवल की भी आप कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है ये। नेक्स्ट आ जाओ। अब देख लें हम कि वही मैं जो रेफरेंस बुक है, आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, एस सी वर्मा भी फॉलो कर सकते हैं, हालांकि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर में, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन आपको करना है आपके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए, एप्लीकेशन बेस्ड जाने के लिए आपको उनके यूज़ करने हैं। तो वो आप यूज़ कर लीजिए, और कोई भी आपको स्टैंडर्ड बुक लगती है वो यूज़ कर लीजिए। यूबीडी मैंने बताया आपको, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें क्या क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर को, जरूरी नहीं उस बुक को फॉलो करें, लेकिन उनके सॉल्यूशन जो है ना बहुत अच्छे हैं, वो इसलिए आपको फॉलो किया है वो। अब जनरल स्टडीज़ के बारे में देखें थोड़ा सा, पैडागोगी या जनरल स्टडीज़ को कैसे देखेंगे, थोड़ा सा अपने डेली करंट अफेयर्स आते हैं उनको पढ़ लीजिए। अ, हरियाणा के जो करंट अफेयर्स हैं, और जो भी, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली अफेयर के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आप डिप्रो करके इसका ट्विटर हैंडल है, वो आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो ऑथेंटिकेटेड होती है, उसी को फॉलो कीजिए। किसी का भी कोई भी मिल गया ना कि जो हमारे पास में चलो रिवीजन करते हैं 60 दिन की, जो भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे कि 60 मतलब 2 घंटे के अंदर में पूरे 6 महीने की जीके करंट अफेयर हम तैयार करते हैं। वो इसमें इतनी तो फालतू की चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं, आपका टाइम बर्बाद होगा। इससे बढ़िया ये है कि आप डेली पिछले 6 महीने की इनको उठा लो, सफिशिएंट है, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अमर उजाला जो न्यूज़पेपर आता है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटिव क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े से आपके थिंकिंग लेवल को बढ़ाने के लिए इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ये बेसिकली जो आप नॉन टेक पोर्शन होता है ना, इसको बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि क्यों पूछा जाता है इस एग्जाम के अंदर में। भाई वो आपके माइंड लेवल को भी एनालिसिस करते हैं। आजकल तो मुझे नहीं पता किस लेवल से एग्जाम जो है वो सेट कर रहे हैं ये लोग, लेकिन जब आप पुराने एग्जाम्स को देखेंगे ना, तो हर क्वेश्चन के अंदर में एक तर्क होता था कि आपका कहाँ तक माइंड सेट है। जैसे आपकी साइकोलॉजी किसी को जाननी है ना, तो आपको 10-20 क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चनरी जो आपने देखी होगी, रिसर्च वगैरह करते रहते हैं जो, और उसी से आपके माइंड सेट को देख लेता है। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह से आपसे पूछे जाते हैं कि आप कितने वर्सटाइल हैं, कितनी जगह पर आपको आप एकाग्र करके, आपको अल्टीमेटली अपने आप को कंसंट्रेट करना है, एकाग्र करना है, और सब चीज़ों को मिला के आउटपुट देना है। यही तो आपके एग्जामिनर को चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैडागोगी के अंदर में, तो जो भी आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो अच्छे से पढ़ लो। टीचिंग मेथड और असेसमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में देख लीजिए। अब मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजीज का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कैसे करेंगे। जो भी आपके रियल एग्जाम है वैसा एक एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ में क्रिएट कीजिएगा। 2 घंटे का, 3 घंटे का, जितना भी एग्जाम होता है, उस माइंड के सेट के साथ में आप बैठिए। ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस लग रहा है, भाई लंबे सांस ले लो थोड़ी देर, और अपने आप को एक हैबिट डालो कि रोज 15 से 20 मिनट ब्राह्मी प्राणायाम करना है। क्या होता है वो? आपको कुछ नहीं, यहाँ पर दोनों आंखों को बंद करना है, ये उंगलियों को यहाँ लगाना है अपने मस्तिष्क पे, और कानों को बंद कर लेना है, और जोर से ओम का उच्चारण करना है, ओ।
और ओ आपका छोटा और मैं जो है वो लंबा जाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके जो यहाँ ये जो जड़ बन चुकी है ना आपकी बुद्धि, उसके जो न्यूरॉन्स, जैसे एक मेमोरी कार्ड होता है, एनर्जी मतलब जो भी आप देखेंगे, एक चिप, पुराने ज़माने में जो आते थे चिप बोलते थे या मेमोरी कार्ड बोलते थे, तो उसमें कहीं ना कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। मानते हैं ये सब चीज़? कहाँ स्टोर होती है? उसके फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, या स्टोरेज बोल लो, आपको मैं लेमन भाषा में समझाऊँ, वहाँ पे स्टोर होती है। तो ठीक उसी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर में भी कोई तो चीज़ होगी जहाँ पर ये मेमोरी स्टोर हो रही होगी, हम कोई चीज़ रिकॉल कर पा रहे हैं, कोई याद कर पा रहे हैं, तो वो होते हैं न्यूरॉन्स। उनके अंदर में जो है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लेकिन हम ज़्यादा उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, अपने आप में जड़ हो जाती हैं। वो सोचती हैं हम बस, जैसे हम लोग रिलैक्स हो गए ना, आलस भरी जीवन हो गया, तो वो भी वहीं रिलैक्स हो जाती है। तो उनको जगाने के लिए हमें इस ब्राह्मी प्राणायाम का यूज करना चाहिए। आप देखेंगे, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आपने अगर इसको 1 सप्ताह तक फॉलो कर लिया ना, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता जबरदस्त हो जाएगी। आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं होगी फिर। एक बार याद किया, हो गया। एक बार याद किया, देखा, याद हो गया। इस लेवल पे आ जाओगे आप लोग। ये जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया है ना मैंने, वो चीज़ आपके साथ में बता रहा हूँ। फॉलो करना आपके हाथ में। जो भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं उनको एनालिसिस कीजिएगा, जो आपकी परफॉर्मेंस हुई है उसको देखिएगा, थोड़ी सी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मान लो मेरे पास में 100 क्वेश्चन है, मैंने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, लेकिन मैंने पूछा कितने टाइम में किए भाई? जी मैं तो 5 घंटे में किया मैंने। एग्ज़ाम कितनी देर का होता है? जी 2 घंटे का, 3 घंटे का, जो भी होता है आपका, इतनी देर का होता है जी। भाई ये 3 घंटे जो तुमने एक्स्ट्रा लिए हैं, क्या करोगे इसके अंदर में? ऐसे पेपर करोगे? अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो आपने तो 1 घंटे में 20 क्वेश्चन किए, यानी आप 3 घंटे के अंदर में 60 क्वेश्चन करेंगे। और 60 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, नो डाउट आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 60 क्वेश्चन, 40 तो फिर भी बच गए ना आपके उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो आपको अपनी टाइम जो है वो इम्प्रूव करना है। कैसे करें इस टाइम को इम्प्रूव? आप टाइमर लगाइए, आप टाइम सेट कीजिएगा कि मैं ये क्वेश्चन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के अंदर में सोल्व करूंगा या करूंगी। अगर आपका टाइम ऊपर जा रहा है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा कि ये टाइम ऊपर क्यों गया, और मैं क्या बेटर कर सकता था या कर सकती थी कि ये टाइम जो है वो डाउन हो जाए। उसके ऊपर में काम कीजिएगा। ठीक है? तो आप अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को जो है अच्छे से इम्प्रूव कीजिएगा। अब स्पीड आपने इम्प्रूव कर ली मान लो, लेकिन आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो ऐसे भी स्पीड इम्प्रूव नहीं करनी है। आपको दोनों के बीच में तालमेल बैठाना है, बैलेंस बैठा के आगे की तरफ में बढ़ना है, कि आपके क्वेश्चन भी अच्छे से हों और आपकी स्पीड भी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। चलिए, नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मोटिवेशन। तो मोटिवेशन मैं अपनी पिछली स्लाइड के साथ में ही आपको दे चुका हूँ कि मोटिवेशन ये है कि अपने आप में पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहने का मतलब है कि हमेशा ये सोचो कि भाई मैं जिस कल को सोच के परेशान था या थी, आज वही कल है, उसी जीवन में मैं जी रही हूँ या जी रहा हूँ। तो मैं क्यों परेशान हूँ? आज मेरा दिन बहुत अच्छे से निकल गया, इस दिन के लिए मैं कल परेशान हो रहा था या हो रही थी। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि मैं आज अपने दिन को अच्छा बना लिया है, तो कल का दिन भी मुझे अच्छा बनाना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स देने वाले बहुत मिलेंगे, तुम कर नहीं सकते, तुम कर नहीं सकती, ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे आप लोगों को। लेकिन उन चीज़ों को बाईपास करो, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, सफिशिएंट है। मानता हूँ इतना इजी नहीं है, लेकिन उसका एक ही तरीका है कि आपको जो काम दिया गया है उसके अंदर में इन्वॉल्व हो जाओ। एक मैं चीज़ बताता हूँ आपको कि हमारा ना एक नेचुरल फिनोमिना है हमारी बॉडी का, कि वो हर टाइम किसी ना किसी की चीज़ के बारे में सोचता रहता है। एग्री करते हैं आप सब? बिल्कुल। अगर मैं सोच रहा हूँ कि अरे मेरे पड़ोसी ने ये बोल दिया, मेरी यहाँ नहीं गया तो ये हो जाएगा, ये काम नहीं किया तो ये हो जाएगा। अरे भाई ये नेचुरल हैबिट है हमारी, सोचना, सिमरन करना, या बार बार रिपीट करना, रिमेंबर करना। तो क्यों ना मैं इस चीज को यूटिलाइज करूं, और इस यूटिलाइजेशन से मैं अपना जो सब्जेक्ट है या जो मेरे फॉर्मूलाज हैं, पूरे दिन तो मुझे याद नहीं करने हैं, लेकिन कम से कम 2 घंटे 3 घंटे मैं उस अपनी नेचुरल
फिनोमिना को यूज करके क्या मैं रिवाइज नहीं कर सकता उनको? आप कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं। आप उस अपनी नेचुरल हैबिट का यूज करेंगे ना। आप सोचो खुद, आप खुद ही बता दो। अब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग इधर उधर जा रहा है। ये आपका दिमाग नहीं लेके जा रहा है आपको। ये आपकी नेचुरल हैबिट है ना, जो याद करने की, कोई चीज बार बार रिमेम्बर करने की, वो आपको लेके जा रही है इधर उधर, जिसको हम मन बोल देते हैं बेसिकली। तो उसको कंट्रोल करो। ब्राह्मी प्राणायाम मैंने बताया, आपका एकदम रामबाण है, वो करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। हमेशा पॉजिटिव रहो। पढ़ाई जब भी कर रहे हैं आप, छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो, कंटिन्यू मत पढ़ो। हेल्दी रहो, कि मौसम चेंज हो रहा है, बीमार हो सकते हैं। पता लगे कि इधर आप हॉस्पिटल में हैं, उधर आपका एग्ज़ाम चल रहा है, आप नहीं जा पाए, तो ऐसा भी कंडीशन नहीं रखना है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और स्वस्थ रहो। विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। ठीक है। लास्ट मिनट चेकलिस्ट में आपको बता दूं, जब भी आप एग्ज़ाम के अंदर में जाएं तो थोड़ा सा इन चीज़ों को अपने एनालिसिस कर लीजिएगा। जो भी आपके चैप्टर्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको याद कर लीजिएगा। जो भी हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जो पीछे हमने बात करी थी, तो वो अच्छे से आप करके जाइएगा, बार बार उनको प्रायोरिटाइज कीजिएगा। नई टॉपिक पढ़ने से बचें। नए टॉपिक पढ़ने से बचेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर में एक भय पैदा कर देंगे। वो आपके अंदर में एक इनसिक्योरिटी पैदा कर देंगे, दिमाग के अंदर में कहेंगे अरे नहीं, ये टॉपिक भी छूट रहा है, ये भी पढ़ लेता हूँ। पता लगे कि जो आपके याद थे वो चीज़ें भी भूल गए। तो ऐसा काम ना करें। लास्ट डे जब जाएंगे आप एग्ज़ाम देने, तो छोटी मोटी चीज़ें जो आपको पता ही है क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, और जो भी रिक्वायर्ड आपको स्टेशनरी हो वो लेके चले जाइएगा। और पॉजिटिव रहिएगा। जितना पॉजिटिव रहेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए जो है वो ये बेनिफिट देगा। आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक होगा। फिर भी आप लोग की कोई क्वेरी है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर है 9411687842। इस नंबर पर आप जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड या अदर किसी चीज़ से भी आपको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर हो, कर सकते हैं। जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो यही था आज के लिए। आज थोड़ा सा हमने अपनी ग्राफिक्स को, थोड़े से टेक्नोलॉजी को चेंज करके ये नया वीडियो डेवलप किया है। कैसा लगा है आपको, ज़रूर मुझे थोड़ा सा बताइएगा। क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं हम इसके अंदर में, थोड़ा सा बताएं। क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल ये वीडियो है। मतलब जो चीज़ें, जो सेटअप मैंने अपना लगाया है, काफ़ी टाइम के बाद में भी आपने देखा होगा ये वीडियो आ रहा है। उसके पीछे यही था कि काफ़ी टाइम से रिसर्च चल रही थी चीज़ों के ऊपर में, कैसे चीज़ों को थोड़ा सा और स्मूथ किया जाए और थोड़ा सा एडवांस किया जाए। तो उसी में थोड़े से लौटे हैं हम भी। अब रेगुलर कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में मुलाकात करते रहें, लाइव भी आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम इतना बचता नहीं है शाम के टाइम पे कि लाइव आके यहाँ खड़े होके आप लोगों के साथ में जो है रूबरू हो पाए। लेकिन कोशिश करेंगे इन फ्यूचर कि डेली वीडियो जो है वो आप लोग के आते रहें। किसी ना किसी बहाने आप लोगों के साथ में यहाँ इंटरेक्शन कर ले, किसी टॉपिक को लेके या किसी अपडेट्स को लेके। ठीक है। तो आप ये जो भी चीज़ें आप लोग को बताई गई हैं थोड़े से फॉलो कीजिएगा। और जो भी जुड़ना चाहता है, जो भी आपका भाई बंधु जुड़ना चाहता है, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है। बाकी आप फोटोनिक्स ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और कोर्सेज हमने वहाँ पर लॉन्च किया है, जो भी देखना चाहता है बड़ी खुशी के साथ में जुड़ सकता है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।